हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम विद्युत द्विध्रुव को डिस्कस करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्कस करने वाले हैं, द्विध्रुव आघूर्ण को डिस्कस करने वाले हैं। फिर इस विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, उसे अपन डिस्कस करेंगे। अक्षीय और निरक्षीय, मतलब एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के ऊपर अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ में एक अन्य बिंदु पर भी डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी हुई है। वो लाइन आपको तभी समझ में आएगी जब मैं वो छोटा सा डेरिवेशन आपको करके बताऊंगा। ठीक है, ये बात तो पता चल रहा है हमारे पास में टॉपिक क्या है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ओके। एक वीडियो क्लैरिटी कैसी है प्लीज इस वीडियो में मेरे को बता दीजिएगा, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा कि ये वीडियो क्लैरिटी ठीक है या नहीं है, या हमें और लाइटिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर ऐसा है तो हम लाइटिंग और भी सुधार सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक हमारे पास में है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये क्या चीज है वो समझिए। सबसे पहले तो हम देखते हैं द्विध्रुव। द्विध्रुव मतलब जिसके दो ध्रुव हो, दो पॉइंट हो, और उन दोनों पॉइंट के पास में क्या होनी चाहिए, विद्युत होनी चाहिए, मतलब आवेश होना चाहिए। ठीक है, तो दो पॉइंट है जिनके पास में आवेश है, क्या बनाने वाला है, विद्युत द्विध्रुव बनाने वाला है। इतना ही है। अब जब हम फिजिक्स में बात करते हैं कि ये होता क्या है एग्जैक्टली, तो मैं इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेट करने की कोशिश करता हूं। केमिस्ट्री में आप सभी ने कभी पढ़ा होगा HCl या फिर पढ़ा होगा NaCl। बताओ, ऐसी चीज पढ़ी है ना। ये HCl जब आप देखते हैं तो आप कुछ ऐसा भी समझते हैं केमिस्ट्री में कि ये एक H+ आयन है और एक Cl आयन है। बताओ भाई, है ना, एक धनात्मक आयन है और एक ऋणात्मक आयन है। ऐसा का ऐसा यहां पर भी ये Na क्या है, प्लस का है, और ये Cl क्या है, माइनस का है। जब आप H2O को पढ़ते हैं तो H2O को आप कुछ इस तरीके से समझते हैं, H+ और OH-। ये जितने एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं ना बच्चों, ये सारे के सारे विद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये सारे के सारे विद्युत द्विध्रुव के एग्जाम्पल हैं। तो इनसे आपको क्या पता चल रहा है, वो जो दो ध्रुव हैं उनमें से एक के पास में प्लस का आवेश होना चाहिए और दूसरे के पास में माइनस का आवेश होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, फिर द्विध्रुव के लिए कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप केमिस्ट्री अगर पढ़े होंगे 11th के अंदर, तो आपने पढ़ी अच्छी तरीके से, तो जब आप इस चीज को डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि अगर ये एक ही अणु है तो फिर इसके ये जो दोनों आयन है ना, इनके मिड की जो डिस्टेंस है, ये जो दूरी है, ये बहुत कम होती है। ठीक है, अगर वो दूरी बहुत कम हो तो वास्तविकता में वो क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। तो मैं इसको वापस से एक बार के लिए आपके लिए बताता हूं। विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो आवेशों का युग्म होता है और ये आवेश विजातीय होने चाहिए। विजातीय मतलब अलग अलग प्रकृति के, एक प्लस का और एक माइनस का आवेश होना चाहिए। फिर उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। ऐसे विजातीय आवेशों का युग्म क्या कहलाता है बच्चों, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बात समझ में आई? एक चीज और ध्यान में रखना, इनका जो आवेश है वो समान होना चाहिए परिमाण में। देखो, मैंने यहां पर एक प्लस बनाया तो एक ही माइनस बनाया है, मतलब अगर इसका आवेश प्लस का ई है तो इसका आवेश माइनस का ई है। दोनों का अगर आप परिमाण देखेंगे ना, तो दोनों के पास में एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है। हाँ, बस एक के पास में प्लस का है, एक के पास में माइनस का है, लेकिन परिमाण बराबर है। ठीक है, तो ऐसे आवेशों का युग्म क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। डन हुआ? एग्जाम्पल समझ में आया?
तो थ्योरी लिख लें इस बात के लिए। चलो तो इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। इसका डेफिनेशन एग्जाम के अंदर आ जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। जो बच्चे नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या सीयूईटी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके फॉर्मूलाज आपके लिए जो हैं वो बहुत ज्यादा सॉलिड मटेरियल बनाने वाले हैं। तो हम काम करना चालू करते, तो हम बोलते हैं 2 विजातीय आवेशों का युग्म जिनके आवेशों का परिमाण समान हो तथा उनके मध्य की दूरी अत्यल्प हो। क्या हो? अत्यल्प हो। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, इसे एक और लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, वो दूसरी वाली लैंग्वेज मेरे को ज़्यादा पसंद है। हम क्या लिखते हैं, और ये आपको मोस्टली बुक्स में मिल भी जाती है, ये मैंने अभी जस्ट बना दी है। और एक और लैंग्वेज जो आपको मिलेगी बुक्स में वो क्या है, 2 परिमाण में समान, 2 परिमाण में समान तथा प्रकृति में विपरीत आवेशों का युग्म जिनके मध्य की दूरी क्या हो, अत्यल्प हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। डन हुआ? चलिए, तो इसे अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कुछ ऐसा बनाऊंगा, एक प्लस का आवेश है और एक क्या है, माइनस का आवेश है, और इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी है। अगर ये प्लस का क्यू है तो फिर ये माइनस का क्यू होगा, डेफिनेट है। और इनके मध्य की दूरी को जो हम डिनोट करते हैं, वो दूरी हम डिनोट करते हैं 2a से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? 2a से उसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो एक बार के लिए इसको उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। थोड़ा सा इसको आगे देखिए। ठीक है, चलिए, ओके, मार्कर को देखिए, चेंज करके देखता हूं, और डार्क हो सकता है क्या हमारे पास में? हाँ, ये शायद थोड़ा सा और डार्क हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये डन हुआ ना बच्चों? अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां से हमारे पास में एक न्यूमेरिकल पार्ट चालू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और आगे जाकर के हम सिर्फ इसे द्विध्रुव आघूर्ण ही बोलेंगे, डाइपोल मोमेंट ही बोलेंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका बच्चों P होता है, और ये एक सदिश राशि है, इसलिए मैं सदिश लगा देता हूं। ये क्या चीज होती है?
अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि हमारे पास में एक प्लस का आवेश है और एक माइनस का आवेश है ना, एक प्लस का क्यू और एक माइनस का क्यू, जिनके बीच की दूरी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितनी बच्चों, 2a से। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर हम ये डेफिनेशन के अंदर देखते हैं कि एक सदिश राशि है द्विध्रुव के पास में, जो द्विध्रुव आघूर्ण है, वो क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण। अब आवेश का परिमाण हमेशा प्लस का ही होता है, माइनस का नहीं होता। तो विद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश का परिमाण, तो मतलब Q ही लेना है, तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी डिस्टेंस का गुणनफल क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वापस से, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यहां पर ये समझने लायक बात है बच्चों कि ये जो Q है वह अदिश राशि है। Q कैसा है, आवेश अदिश होता है, जबकि ये जो 2a यहाँ पे हम जो दूरी बोल रहे हैं ये वास्तविकता में विस्थापन का कार्य कर रही है। बिल्कुल सीधी दूरी ले रहे हैं ना, तो विस्थापन का कार्य कर रही है। ये एक सदिश राशि है। तो जब मैं इसे सदिश रूप में प्रदर्शित करूंगा तो मैं इसे कुछ ऐसा लिखूंगा, Q, और जो सदिश आएगा वो 2a के ऊपर आएगा। तो ये जो 2a की जो दिशा होगी, और 2a में भी 2 अदिश है, a ही सदिश है, तो ये जो a की दिशा होगी वही द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी। अब अगर सदिश राशि है तो दिशा क्या होगी, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वो डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो पहले अपन को जो जो चीजें इनिशिएट करने के लिए जरूरी है उसको लिख लेते हैं। फॉर्मूला पता चला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन जाते हैं, ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल और बढ़िया न्यूमेरिकल बनते हैं। देखिए क्या है, तो हमने लिखा कि किसी द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है बच्चों, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, एग्जाम में बड़े क्वेश्चन के साथ में चिपक जाती हैं, ये है ना, आती हैं। और फिर उसका फॉर्मूला आप उतार लेंगे। हम बोलेंगे P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, सदिश रूप में उसको लिखा P सदिश बराबर Q और 2a सदिश। ठीक है, फिर इसके लिए हम देख लेते हैं और क्या पता है। तो हमने बोला ये राशि कैसी है, इस राशि को देखिए, ये राशि है सदिश। कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका SI मात्रक, इसका कौन सा मात्रक, SI मात्रक। SI मात्रक देखो, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो कूलाम गुणा मीटर, ये बात ध्यान रखना, C इंटू M, कूलाम गुणा मीटर ही इसका मात्रक है। कहीं आप गलती से बोल दे कि M इंटू सी भी सी का ही मात्रक है, नहीं भैया, M इंटू सी इसका मात्रक हो ही नहीं सकता। इसे आप मीटर कूलाम नहीं पढ़ सकते, ये मिली कूलाम है। ये क्या है बच्चों, मिली कूलाम है। ये क्वेश्चन है ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि भैया बताओ CM और MC किसका मात्रक है। तो फिर आपके पास में 4 ऑप्शन आएंगे, उनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। तो कूलाम मीटर इसे पढ़ा जाएगा, इसलिए ये द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। इसे पढ़ा जाएगा मिली कूलाम, मिली मतलब 10 की घात -3, और कूलाम तो ऐसा का ऐसा। और कूलाम किसका, आवेश का मात्रक होता है। तो ये आवेश का मात्रक है और ये द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या है बच्चों, कूलाम इंटू मीटर है, ध्यान में रखिएगा, कैपिटल C इंटू स्मॉल m। ठीक, फिर इसका CGS मात्रक भी है।
इसका सीजीएस मात्रक है डेबाई, इसका सीजीएस मात्रक क्या है, डेबाई है। और एक डेबाई, या फिर हम लिख सकते हैं ये, हाँ एक डेबाई लिख लो, एक डेबाई होता है लगभग 3 गुणा 3 गुणा 10 की घात -30 कुलाम मीटर। ठीक है, एक डेबाई का मान इतना होता है। उम्मीद कर रहा हूं कि ये शायद वीडियो के अंदर कैप्चर हो रहा है। तो एक डेबाई का मान इतना होता है, ध्यान में रख लीजिएगा, एग्जाम के अंदर आ जाता है कि डेबाई किसका मात्रक है। ये चाहे रिलेशन नहीं आए क्योंकि ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन डेबाई लिखा हुआ है, तो डेबाई ध्यान में रखिएगा, डेबाई किसका, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। फिर इसकी विमा क्या होगी, विमा देखो, आवेश की विमा होती है A1 T1, दूरी की विमा होती है L1, तो मैं इसकी विमा लिख सकता हूं A1 T1 L1 या L1 T1 A1, जैसा भी है अल्टरनेट मतलब घुमा सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं भाई साहब इसकी दिशा क्या है, सदिश राशि है ना भाई, सदिश राशि की एक निश्चित दिशा होती है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप सभी को, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है मैं शेयर कर दूंगा उसका लिंक, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, प्लीज डिस्क्रिप्शन को टिक कर लीजिएगा, वहां मिल जाएगा। विद्युत क्षेत्र का मात्रक, सॉरी विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको पता होगी, क्या होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, हम बोलते हैं प्लस से माइनस, क्या बोलते हैं, प्लस से माइनस बोलते हैं, बोलने के लिए, याद रखने के लिए उच्च विभव से निम्न विभव। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उच्च विभव से निम्न विभव, याद रखने के लिए प्लस से माइनस। और अगर मैं सही और बोलूं तो हम बोलेंगे कि परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, एग्जैक्ट तो यही है। चलिए, तो ये विद्युत क्षेत्र है, और याद रखने के लिए मैंने याद रखा कि विद्युत क्षेत्र जो है वो प्लस से काम करता है, कहाँ की ओर, माइनस की ओर, ऐसा काम करता है। अब अगर मैं इसमें किसी प्लस के आवेश को छोड़ दूं, किसके आवेश को, प्लस के आवेश को छोड़ दूं, तो प्लस का आवेश इस तरफ राइट हैंड साइड में जाएगा या लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, सोचिए, प्लस का आवेश तो माइनस की तरफ ही जाएगा ना, तो ये प्लस का आवेश आगे की ओर भग जाएगा। और अगर माइनस के आवेश को छोड़ूं तो माइनस का आवेश प्लस की तरफ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा, और ये द्विध्रुव आपका, समझ में आ रही। तो अगर मैं द्विध्रुव को ऐसे डाल करके छोड़ दूं तो भाई जब द्विध्रुव ऐसा एडजस्ट होगा विद्युत क्षेत्र के अंदर, अपने आप को ऐसा एडजस्ट करेगा। अगर ऐसा एडजस्ट कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में इसकी दिशा देखो कहां से कहां की ओर जा रही है, माइनस से प्लस की ओर जा रही है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इसके ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है, और विद्युत क्षेत्र की प्लस से माइनस की ओर। दिमाग में रहेगा, दिमाग में रहेगा कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर। पहली बात तो ये समझिए, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देने के लिए कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं दिया गया है। एग्जैक्ट मतलब किसी बंदे ने पहली बार बनाया, फॉर्मेट तैयार किया, उसने बोला कि इसकी दिशा ये होनी चाहिए, उसने बोला, उसका कोई कारण नहीं है। ये तो हम समझने के लिए कि शायद ये तरीका यूज किया होगा बंदे ने, इसलिए मैं आपको ऐसा समझा रहा हूं। एग्जैक्टली इसका कोई कारण नहीं है, ठीक है। उसने जो बोला उसी की रामायण को हम चिपका रहे हैं बस। मैं तो आपको सिर्फ एक तरीका समझा रहा हूं कि शायद ये तरीका उसने यूज किया होगा, ठीक है। तो इसकी दिशा क्या होती है, इसके ऋणात्मक से धनात्मक आवेश की ओर। तो मैं लिख देता हूं विद्युत द्विध्रुव के ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर, धनात्मक आवेश की ओर। बात समझ में आई क्या, माइनस से कहाँ की ओर, प्लस की ओर होती है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ये मत बोल दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ना भाई, दिशा तो उसी की देख रहे हैं, लेकिन जब हमने इसे विद्युत द्विध्रुव में देखा तो माइनस से प्लस की ओर दिखाई दिया, ठीक है। फॉर्मूला Q इंटू 2A, एक आवेश, उसको दूरी से मल्टीप्लाई कर दिया, सदिश राशि है, मात्रक कुलाम मीटर है, सीजीएस मात्रक डेबाई याद रख लीजिएगा प्लीज। फिर विमा A1 T1 L1, दिशा माइनस से प्लस की ओर, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उतार लीजिए एक बार के लिए, जल्दी से इसे उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये दिखाई दे रहा है,
ओके, अब आ गया होगा, वो जो मैं इतनी देर से बोल रहा था वो आ गया होगा अब, ठीक है। ऑल राइट, तो आगे की ओर चले बच्चों। अब तो मेरे हिसाब से ये क्लैरिटी बिल्कुल ठीक लग रही है मेरे को, अब मेरे को बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है ये। और वॉइस भी बता दीजिएगा अगर वॉइस में कोई इशू तो नहीं है। ओके डन। नाउ अब देखो, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करवा देता हूं कि इससे क्या क्वेश्चन बनता है नॉर्मली, या फिर आप बुक्स में भी इसी तरीके का क्वेश्चन देखेंगे। देखो एग्जाम में ये आता है कि NaCl, समझना अब इस चीज को, NaCl अणु के दोनों आयनों के मध्य की दूरी 1.27 एंगस्ट्रॉन्ग है। वापस से क्या बोल रहा है वो कि आवेश है, सॉरी आवेश नहीं, NaCl अणु है। क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं मैं, डेटा आपको समझा रहा हूं, है ना। अणु कौन सा दिया, NaCl दिया, और उसके दोनों आयनों के मध्य की दूरी, ये नहीं बोल रहा Na+ और Cl-, ये नहीं बोल रहा, वो ये बोल रहा है कि दोनों आयनों, आप खुद समझो, दोनों आयनों के मध्य की जो दूरी है, दोनों आयनों के मध्य की दूरी, प्लस और माइनस के बीच की दूरी, वो कितनी दे रखी है आपको, 1.27 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, ये चीज दे रखी है। तो फिर इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। कैलकुलेट कर सकते हैं भैया, द्विध्रुव आघूर्ण होता है Q × 2a। और आप बोलोगे सर 2a तो दे रखा है, Q गायब है। नहीं भैया, Q पहले दिया है बच्चे ने, क्या Na+ होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दिया होगा, Cl ने वही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन का ही तो ट्रांसफर दिखाई दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की तो चक्कर है। तो इसका मतलब है Q आपको दिया हुआ एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19, 2a 1.27 × 10⁻10 कूलाम इनटू मीटर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1.6 × 1.27 × 10⁻, देख लीजिएगा -29 कूलाम मीटर आ रही है। डन हुआ क्या। तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन। अब ये HCl से भी पूछ सकता था, ये HOH से भी पूछ सकता था, ये और कोई हो जिसके अंदर दो आयनों का सिनेरियो चल रहा हो। मेरे हिसाब से Na2O है ना, इसका अगर लेता तो शायद ऐसा हो सकता था कि ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है और सोडियम के पास में एक एक तो है ना। तो ये Na इधर, इसका एक Na इधर, मैं सिर्फ आइडिया लगा रहा हूँ कि शायद कुछ ऐसा होगा। तो इसका प्लस ये रहा, इसका प्लस ये रहा, और ये क्या है भैया आपके पास में माइनस वाला है, तो इसका एक माइनस इधर ले लेता हूँ, एक माइनस इधर, तो एक द्विध्रुव इधर बन रहा है, एक द्विध्रुव इधर बन रहा है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस, माइनस से प्लस। तो यहाँ पे दो द्विध्रुव बन रहा है, एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, एक द्विध्रुव इस तरफ, एक द्विध्रुव इस तरफ। अरे ऐसा ही जा रहा है ना, कुछ ऐसा। ये बात मेरे हिसाब से समझ में आई। कुछ इस तरीके का काम चल रहा हो सकता है, ठीक। तो यहां पर वो क्या बोल सकता है भैया, द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, किस तरीके से ज्ञात करेंगे, हाँ। तो तरीका क्या होगा भाई, जब आप Na2O की बात करते हैं तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किए और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, ठीक। तो ये कुछ ऐसा चल रहा होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है तो फिर हम आवेश भी 2e लिखेंगे, दूरी तो फिर वो आपको देगा ही देगा, ठीक है। कुछ ऐसा, ये समझ में आया ना। तो आपको बस ये देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। नॉर्मली एक ही इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन मैंने अभी तक की किताबों में देखा है, 2 इलेक्ट्रॉनों का मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन देखा नहीं है। तो संभवतः जो आएगा वो भी एक इलेक्ट्रॉन का ही आएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अणु में आपको अगर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाई दे रहा है तो फिर आप उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो यह भी संभव है कि बोले कि 2 द्विध्रुव आघूर्ण आपको पहले से ही दे रखे हों,
एक P1 दे रखा हो और एक क्या दे रखा हो, P2 दे रखा हो, दोनों का मान दे रखा है कि भैया ये जो है वो 10 कूलाम मीटर का है, इतना होगा नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 20 कूलाम मीटर का है और दोनों के बीच में कोई थीटा एंगल है, तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो भैया दो सदिश हैं, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और सदिशों के बीच में अगर थीटा कोण हो तो परिणामी सदिश क्या होगा, P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। बताओ देवताओं इसका रूट होगा नहीं होगा? ये फॉर्मूला काम करेगा ही करेगा क्योंकि सदिश राशि है, क्योंकि कौन सी राशि है, सदिश राशि है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। डन। तो द्विध्रुव आघूर्ण कंप्लीट हुआ अपना। ऑल राइट, चलिए अब इसके बाद में एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें अल्टरनेट कर सकता है, क्या कर सकता है, आपको द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ हो और दूरी पूछ ले, ये भी तो कर ही सकता है क्योंकि आवेश तो पता है आपको, ठीक है। तो ये संभव है कि उसका चेंज भी कर सकता है, लेकिन तरीका कुछ इसी तरीके का होगा, पैटर्न समझ में आना चाहिए। ये डन है बच्चों, डन है ना। चलिए अब इसके बाद में देखिए, इसके बाद में हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, और दो बिंदुओं पर देखेंगे, है ना। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, मतलब एक्सियल लाइन है, उस एक्सियल लाइन पे विद्युत क्षेत्र। अब मैं आपको पहले ये बताऊं कि भैया एक्सियल लाइन होती क्या है। चलो पॉइंट समझ में आ रहा है, पॉइंट पता चल रहा है ना आपको। चलिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डायग्राम समझ में आया तो डेरिवेशन तो हाथों हाथ समझ में आएगा। देखिए क्या चीज है, तो हमारे पास में एक प्लस का आवेश है जो कि प्लस का क्यू बोलेंगे, और एक माइनस का आवेश है तो माइनस का क्यू बोलेंगे, और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये पूरी लाइन, ये इस पूरी लाइन को अक्षीय रेखा कहते हैं। आप इसको इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसे इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अक्षीय रेखा है। तो अक्षीय रेखा कौन सी होती है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक है। अब अगर ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है और ये अक्षीय रेखा है, तो इस अक्षीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यहां विद्युत क्षेत्र कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो हमें देखना, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं वो समझ लीजिए। तो हमने बोला द्विध्रुव है AB और उसके कारण किसी P बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, और ये P बिंदु इसकी अक्षीय रेखा पर, ठीक। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु, द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O, द्विध्रुव का मध्य बिंदु, और इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस P बिंदु की दूरी कितनी है, R है। कितनी है, R है, ये ध्यान में रखिएगा। वापस से विद्युत द्विध्रुव AB है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, और उस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P है जिसकी दूरी R है, मध्य बिंदु से दूरी R है, ठीक। चलो अब विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। लास्ट वाला वीडियो प्लीज एक बार के लिए जरूर देखिएगा इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए। उसमें क्या है वो समझिए। मैं इसको थोड़ा सा पास में ले लेता हूं, यहां पर वो शायद कट जाएगा इसलिए। अब देखो इस चीज को, ये कुछ ऐसा है बच्चों कि माइनस का जो आवेश है ना, यहां पर उपस्थित धनात्मक परीक्षण आवेश को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित, सोचने वाली बात है कि यहां पर सोचो कि एक छोटा सा प्लस का आवेश है, छोटा सा, बहुत ही छोटा सा प्लस का आवेश, तो ये बहुत छोटा सा प्लस का आवेश इस माइनस के आवेश से आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, बताओ सोचो। तो ये समझने लायक बात है भैया कि ये प्लस का ये माइनस का आकर्षित होगा, तो इस माइनस के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ये भैया ये माइनस के कारण है, ठीक है, इस तरफ। और विद्युत द्विध्रुव का प्लस का आवेश यहां पर, और यहां पर एक छोटा सा प्लस का आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है, टेस्ट चार्ज। बताओ ये प्लस का है ये प्लस का है, दोनों के बीच में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, क्या होगा? तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो ये इस तरफ भगाएगा, ये प्लस का क्यू, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है देवताओं? हाँ,
सोचना, माइनस का आवेश आकर्षित करेगा, प्लस का आवेश डेफिनेटली प्रतिकर्षित करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ ऐसी हो रही है दोनों आवेशों के कारण। अब कौन सा विद्युत क्षेत्र ज्यादा और कौन सा कम, ये वाला ज्यादा है या ये वाला ज्यादा है, कैसे पता चलेगा? तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दोनों का क्यू तो बराबर है भाई साहब, ये अगर प्लस का क्यू है तो ये माइनस का क्यू है, क्यू तो बराबर ही है, दूरी तो अलग है। और अगर दूरी ज्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र कम होगा, ये ध्यान में रखिएगा। दूरी ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र कम होगा। तो दूरी किसकी ज्यादा, इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है। अगर ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये विद्युत क्षेत्र कम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। और अगर ये दूरी कम है तो ये विद्युत क्षेत्र ज्यादा है। क्लियर है? तो ये ज्यादा है और ये कम है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कहां की ओर भागेगा, इसकी तरफ भागेगा या इसकी तरफ भागेगा, बताओ? इसकी तरफ भागेगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा इसकी तरफ होगी। तो इस केस में अगर मैं देखता हूं तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा E, और ये रिजल्टेंट में लिख देता हूं। परिणामी विद्युत क्षेत्र तो इधर की ओर ही काम करेगा। डन हुआ? क्लियर है ये बात? तो और कैसे कैलकुलेट करेंगे, ज्यादा में से कम को घटा दो, दोनों विपरीत दिशा में है ना, तो ज्यादा में से कम को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आई? ऑलराइट, चलो अब डिस्टेंस वाला काम जल्दी से सलटा लेते हैं। तो हमने बोला ये वाली दूरी, अगर पूरी दूरी 2a है तो आधी दूरी कितनी होगी बच्चों, a होगी नहीं होगी? अरे होगी, दूरी तो ये भी a है ना। चलिए, तो हमें ये पता है कि ये दूरी a है, फिर ये भी दूरी a है, ठीक है। माइनस के आवेश से ये इसकी दूरी कितनी होगी, इसको थोड़ा और तरीके से लिख देता हूं, ये E और ये यहां पर माइनस का Q, ठीक है। तो हमें पहले तो ये पता हो कि ये वाली दूरी कितनी, सोचो भाई ये दूरी कितनी होगी, बताओ कितनी होगी? पूरी दूरी r, ये दूरी a, तो r में से अगर a को हटा दूं, r में से a को हटा दूं, तो बताओ ये दूरी बचेगी नहीं बचेगी? तो ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज r माइनस a, ठीक है। और ये वाली दूरी, ये दूरी कितनी r, ये दूरी कितनी a, तो ये टोटल दूरी कितनी r प्लस a। डन हुआ? क्लियर है ये बात? तो ये समझ में आया, एक है r प्लस a दूरी पर और एक है r माइनस a दूरी पर। डन? हाँ भाई, अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको डायग्राम चेंज करना है। क्या? इधर माइनस लेना है और इधर प्लस लेना है, P बिंदु इधर ले लीजिएगा, वापस से इधर माइनस लोगे इधर प्लस लोगे, और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे कि भाई साहब डायरेक्शन क्या आ रही है, अभी भी रिजल्टेंट इधर की ओर ही भाग रहा है, लेफ्ट की तरफ भाग रहा है या राइट की तरफ भागने लग जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा चेंज होगी या नहीं होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे को पता चलना चाहिए। डन हुआ ये? ऑल राइट, तो इसकी थ्योरी थोड़ी सी मैं बना देता हूं। क्या? तो हमने बोला माना, समझिएगा, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? 2a है। डायग्राम आपके सामने है, थ्योरी मेरे साथ में उतारते चलिएगा, नोट्स खुद बनाते चलो भैया। दूरी 2a है तथा द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a है, ठीक है। इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र
की गणना की जानी है। अतः क्या भैया, हमने दोनों विद्युत क्षेत्रों को अलग अलग बताना है। कौन कौन से विद्युत क्षेत्र भैया? पहला है E माइनस क्यू, तो हमने बोला माइनस के क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, और ये विद्युत क्षेत्र कहां पर? P बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने बोला माइनस के क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? के आवेश का परिमाण Q डिवाइडेड बाय क्या भैया? दूरी। दूरी कौन सी? माइनस के आवेश से इसकी दूरी, बीपी का स्क्वायर, दूरी का वर्ग कितना? आर माइनस ए, और इसका क्या बच्चों? होल स्क्वायर। के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर आता है ना, तो दूरी यहाँ पे आर माइनस ए, उसका होल स्क्वायर। और इसकी दिशा कौन सी है वो ध्यान में रखो, बी से पी है या पी से बी है? तो आंसर है पी से बी। तो हमने कोमा लगा करके लिखा पी बी दिशा में। ठीक है, ये बात मैं आपको थोड़ा सिंपल बता रहा हूं। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो एनसीईआरटी में उन्होंने थोड़ा सा अलग दिखा रखा है। वो क्या है वो समझिएगा। वो कैसा है? द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देखो यार आप, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की ओर, ये पी सदिश की दिशा। और ये विद्युत क्षेत्र, ये इस वाले की दिशा देखो, इसी तरफ है क्या? तो यहां पर जब वो दिशा दिखाते ना, तो दिशा दिखाते ऐसा, पी कैप, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और इसकी दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और इसकी दिशा दोनों समान है, इसलिए प्लस का की कैप, पी कैप सॉरी। ठीक है, और अगर विपरीत होती तो माइनस का पी कैप लगाते वो। ठीक है, वो सदिश रूप में काम करते हैं, इसलिए मैं परिमाण में काम कर रहा हूं, मेरे को वो सिंपल लगता है, आसानी से काम हो जाता है। स्टेट बोर्ड में तो ये सबसे सही तरीका है, सबसे सही तरीका है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए फिर इसके बाद में देखते हैं प्लस के क्यू आवेश के कारण। प्लस के क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना भैया? देखो भाई जल्दी से परिमाण ही बताना है। के आवेश का परिमाण, क्यू दूरी, प्लस का क्यू आवेश पी बिंदु से, एपी दूरी है, एपी कितनी? ए प्लस आर या आर प्लस ए, आर प्लस ए का क्या बच्चों? होल स्क्वायर। दिशा देखो यार आप, दिशा कौन सी दिशा है भैया? प्लस वाले की इस तरफ है, द्विध्रुव आघूर्ण इस तरफ है, विपरीत दिशा है, इन दोनों की विपरीत दिशा है। और मैं ये अभी तो लिखूंगा ए से पी की ओर है, तो हमने लिखा ए पी दिशा में। और अगर आप सीबीएसई की बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है माइनस का पी कैप। क्या लिखा है उन्होंने? माइनस का पी कैप लगाया, मल्टीप्लाई करके माइनस का पी कैप दिखाया है, और इसको भी सदिश रूप में लिखेंगे फिर वो। ठीक है, अपन अभी ऐसा नहीं करें, परिमाण में काम करने में थोड़ी सी सुविधा हो जाती है, कैलकुलेशन इजी पड़ती है भैया। ठीक है, ये बात तो डन है। तो ये पता चला ना, तो ये हटा देता हूँ, पी कैप में परिमाण में ही काम कर रहा हूँ। इसको आप चाहें तो समीकरण नंबर 1 लिख दीजिएगा, इसे को समीकरण नंबर क्या लिख दीजिएगा? 2 लिख दीजिएगा। ये डन हुआ। अब क्या करेंगे? परिणामी विद्युत क्षेत्र बोलेंगे कि परिणामी विद्युत क्षेत्र कहाँ जाएगा। तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दोनों विपरीत दिशा में है ना, बड़े में से छोटे को घटा दो, सीधा सा है। दोनों समान दिशा में होते तो जोड़ देते, दोनों विपरीत दिशा में है तो घटाएंगे, यही काम है। एक बार के लिए इसको उतारो, एक बार के लिए इसको उतारो जल्दी से। ओके, क्लैरिटी ठीक आ रही है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में भी आ रहा होगा। वीडियो का लेंथ ज्यादा जाने वाला है तो घबराएंगे नहीं भैया। ठीक है, ऑल राइट, डन 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 डन। ओके, हुआ ये? हाँ, डायग्राम नहीं हटा रहा हूं। अब मैथमेटिक्स समझिएगा, मैथमेटिक्स समझिएगा। समीकरण 1 और 2 मेरे को तो याद है, आपको पता होने चाहिए। ऑल राइट, अब देखो तरीके से बच्चों,
अतः P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, अतः P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र ई रिजल्टेंट, ई रिजल्टेंट क्या बताया था भैया, ज्यादा में से कम को घटा दो, है ना। तो ये कुछ ऐसा होगा, माइनस के क्यू वाले में से प्लस के क्यू वाले विद्युत क्षेत्र को हमें घटाना है। माइनस का क्यू वाला विद्युत क्षेत्र कितना है, तो हमने लिखा समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर। लिख दो तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखो तो भी नंबर तो कटने से रहा। तो हमने लिखा, अब देखो ये बात और ध्यान में रखना बच्चों, ये बात और ध्यान रखना, मैं परिमाण में काम कर रहा हूं इसलिए मेरे को पता है कि दोनों विपरीत दिशा में काम करें, बीच में माइनस का निशान लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सदिश में काम कर रहे होते, आप किस में काम कर रहे होते, सदिश में काम कर रहे होते, सदिशों में परिणामी हमेशा योग से प्राप्त होता है। योग से मतलब माइनस के क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस के क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। मेरी बात को समझ रहे हो, सदिशों में तो सदैव योग ही चलता है, परिमाण में हमें पता है विपरीत दिशा है तो माइनस लगाओ, समान दिशा है तो प्लस लगाओ, ठीक है। ये बात तो सदिश में ये फॉर्मूला काम करेगा, परिमाण में ये फॉर्मूला काम करेगा, सिंपल सा है। चलिए वापस से जब आप वैल्यू पुट करोगे ना तो अंततः वही आएगा जो इससे आएगा, ठीक है। चलो तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी में बीच में प्लस का निशान ले रखा है तो ध्यान में रखिएगा वो सदिश में काम कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, चलो काम करते हैं। माइनस के क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र था के, परिमाण में देख रहे हैं क्यू डिवाइडेड बाय दूरी थी r माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय r प्लस ए का क्या बच्चों, होल स्क्वायर। यही है मेरे हिसाब से। के क्यू आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, कॉमन दिखाई दे रहा होगा, तो कॉमन उठाओ भैया, के क्यू कॉमन, क्या मिल रहा है, r माइनस ए का होल स्क्वायर, इधर बीच में माइनस का साइन और यहाँ पर r प्लस ए का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना देवताओं, ये डन है बच्चों, सिंपल सा है, मैंने अभी तक और कुछ नहीं किया, सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है ना। चलो ये डन, क्लियर। अब क्या है भैया, एलसीएम लोर, काम खत्म करो, परिणामी विद्युत क्षेत्र आपके पास में है तो सिर्फ और सिर्फ एलसीएम से ही ये सॉल्व हो जाएगा। के और क्यू ऐसा का ऐसा, के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। चलो एलसीएम क्या लोगे, तो दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत है क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर ये उठा करके इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का साइन, फिर ये उठा करके इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। सिंपल मैथमेटिक्स कर रहा हूं, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। चलो सॉल्व करो भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर दुनिया में सभी ने पढ़ रखा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही सॉल्व कर रहा हूं। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो करते हो, बीच में माइनस का साइन, a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व कर रहा हूं, बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो करते हो, बस मैंने वैल्यू पुट करी है। और ये देखो बाहर माइनस का साइन था इसलिए ब्रैकेट चला रहा हूं मैं अभी भी, ठीक है। और यहाँ पे देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है नहीं होता, इसका मतलब ये होगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उसका क्या, दोनों का स्क्वायर चल रहा था, ऐसा। मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, पता चले तुम यहाँ पे पावर भी 4 बना दो ना देवताओं भैया, यहाँ पे कर रहे हो ना मैथमेटिक्स, तो यहाँ लगा रहे हो। ऑल राइट, फिर ये माइनस का साइन अंदर जाएगा, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो क्या होगा, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का 2ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैंसिल हो रहा है क्या, 2ar और 2ar 4ar, तो ये हुआ के क्यू इंटू 4ar डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इसे लिखा के,
अब इसको देखो थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, 4AR है ना, 4AR को क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, मेरे को तो ये बताओ, 2A इंटू 2R, बताओ 4AR बनेगा नहीं बनेगा, बन सकता है ना। और यहाँ पर नीचे चल रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका क्या बच्चों, होल स्क्वायर। बताओ भाई परिणामी विद्युत क्षेत्र यही दिखाई दे रहा है क्या। आगे देखो, आगे क्या है, Q इंटू 2A। दुनिया में अब हर एक बच्चे को पता होना चाहिए Q इंटू 2A क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो हमने लिखा K और ये है P, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2R से हो रहा है, डिवाइडेड बाय क्या, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। ये है परिणामी विद्युत क्षेत्र, ये परिणामी विद्युत क्षेत्र है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र, ठीक। लेकिन ये बिल्कुल सही है, यहां तक कहीं कोई गलती तो है ही नहीं, यहां तक ये एग्जैक्ट है ना। मतलब हमने किसी भी चीज को अभी तक नेग्लेक्ट नहीं किया है, किसी को भी नगण्य नहीं माना है, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं, थोड़ा सा आगे चलता है। ये तो डन हुआ क्या, इतना ठीक है। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया अक्षीय बिंदु पर, कहां पर आया है, अक्षीय बिंदु पर। अब इसको थोड़ा सा आगे की ओर मैं लेके जाऊंगा, एक बार के लिए इतना डेरिवेशन उतार लीजिए, थोड़ा सा आगे और हम इसे लेकर के जाएंगे, एक बार के लिए डेरिवेशन उतार लो बच्चों। उतारा, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मेरे साथ में काम कर रहे हो, मैथमेटिक्स ही तो करनी थी। डन हुआ ना देवताओं, ओके डन। चलिए अब देखो, अब देखो यहां पर एक पॉइंट आता है आदर्श विद्युत द्विध्रुव का। किसका, आदर्श विद्युत द्विध्रुव का। ये उतार लिया ना, हम वो बात कर रहे हैं। आदर्श विद्युत द्विध्रुव कौन से होते हैं, जिन्हें एनसीईआरटी में बिंदु द्विध्रुव भी कहा गया है। क्या कहा गया है, बिंदु द्विध्रुव भी कहा गया है। तो यहां पर मैं कंडीशन लगा रहा हूं, क्या भाई, आदर्श विद्युत द्विध्रुव। आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, ऐसे द्विध्रुव जिनके दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a का मान नगण्य हो। क्या हो बच्चों, नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो, या फिर शून्योत्तर हो, शून्य के निकट हो, है ना। तो ऐसे जो द्विध्रुव होते हैं उन्हें आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, या बिंदु द्विध्रुव कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, बिंदु विद्युत द्विध्रुव भी कहते हैं। इसे और क्या कह सकते हैं, बिंदु विद्युत द्विध्रुव भी कह सकता हूं। तो यहां पर ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये अलग से कहीं लिख लीजिएगा, कहीं मतलब जब द्विध्रुव पढ़ रहे होंगे तो वहां पे साइड में ऐसा लाइन बना करके लिख लीजिएगा। हमारी बुक में एनसीईआरटी में इनको क्या कहा गया है, बिंदु द्विध्रुव कहा गया है, पॉइंट डाइपोल कहा गया है, ठीक है। कौन से होते हैं ये, जिनके लिए Q का मान अनंत की ओर जा रहा हो, अत्यधिक हो, और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी शून्य के निकट हो, अत्यल्प हो, नगण्य हो, वे वाले विद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं, आदर्श विद्युत द्विध्रुव होते हैं। वापस से लिख लो इस चीज को, वे विद्युत द्विध्रुव जिनके आवेश का परिमाण अनंत पर, अनंत के निकट, ठीक है, जिनके आवेश का परिमाण जो है वह अनंत के तुल्य, वह जिनके दोनों आवेशों के मध्य की दूरी शून्योत्तर या नगण्य हो, क्या कहलाते हैं, आदर्श विद्युत द्विध्रुव या फिर बिंदु विद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो अब 2a अगर 0 है, 2a का मान भैया ये 2a है ना, ये 2a है, अगर ये 2a ही अगर 0 है तो इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल ऐसा टक बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में, तो फिर बिंदु ही बनेगा, वो द्विध्रुव कहां से बनेगा, इसलिए उसे बिंदु विद्युत द्विध्रुव कहा गया है, ठीक है। तो हम ऐसे द्विध्रुव की बात करें जिनके लिए नगण्य है, और देखो तो वास्तविकता में ऐसा ही होता है। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उसमें 2a का वैल्यू आप गौर कीजिए 1.27 एंगस्ट्रॉन्ग लिखा था,
आप अगर इस एग्जाम्पल को भी गौर करते तो ये कुछ इतनी दूरी है भैया, 10 की घात -10 मीटर। भाई साहब कितनी होती है, सोचो आप एक बार के लिए। आंख से देख पाओगे कभी? चांस ही नहीं है देख पाओ, नहीं देख सकते ना यार, ये तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा तब जा करके दिखे। अगर माइक्रोस्कोप भी सही ढंग का हुआ तो, है ना, तो ही पता चलेगा कि ऐसा कुछ है इनके बीच की दूरी, नहीं तो उसको भी एक बिंदु ही दिखाई देगा। ठीक, तो ये दूरी वास्तविकता में इतनी कम ही होती है भैया, ये तो शून्य के पास में ही तो है, 0.000000127 आ रहा है ये तो, है ना, कुछ ऐसा। तो ऑलमोस्ट सभी आदर्श ही होते हैं। आदर्श मतलब आप समझ गए होंगे, है ना। ऑलराइट, तो ये पता चला हम ऐसे द्विध्रुव की बात करने वाले हैं। तो यहां पर मैं कंडीशन लगा रहा हूं। क्या भाई, क्या कंडीशन है वो समझिए। कंडीशन कुछ ऐसी है कि हम बोल रहे हैं आदर्श विद्युत द्विध्रुव हेतु। क्या भैया, अब गौर करना, मैं लिखूंगा नहीं, इसको मिटा दूंगा। मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब 2a का मान 0 के पास में है, और अगर 2a का मान ही 0 है तो a का मान 0 होगा ही होगा। तो a² का मान तो भाई साहब 0 होना ही होना है, कोई रोक ही नहीं सकता है ना। वो आपका मान तो भाई साहब खत्म है। कैसे खत्म हुआ वो और बता देता हूं। किसी को दिक्कत हो रही है कि भैया a 0 है तो ये 0 के पास में कैसे आ रही है, तो ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मान लो कि किसी का 2a जो है वो 2 × 10⁻⁻10 है, तो a का मान कितना होगा, 10⁻⁻10। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ a² करोगे तो 10⁻⁻20 हो जाएगा। क्या गौर करो, a² a से भी छोटा है, a² a से भी छोटा है भाई साहब, है ना। तो ये तो भाई साहब 0 है ही है, ये तो खत्म ही है। तो हम ऐसा बोल रहे हैं आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए क्या होता है, a का मान बहुत कम होता है। किससे? r से। हमने एक रेस्पेक्टिव बना लिया। मैंने आपको ऐसे तरीका तो बता दिया कि वो 0 क्यों करना है। तो हमने बोला a का मान r की तुलना में कम है भाई, है ना। r का मान अगर 1 मीटर है तो a का मान भाई साहब 0.000000001 मीटर है। ठीक है, r का मान अगर इतना है तो a का मान तो बहुत कम है ना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो अगर ऐसा है कि r का मान बहुत ज़्यादा है तो ये a² का मान नगण्य माना जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला a² को क्या मानने पर, नगण्य मानने पर। अगर a² को मैं नगण्य मान रहा हूं तो भाई साहब ये हट गया, तो ये r² का स्क्वायर r⁴ हो गया। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र जो आएगा वो आएगा Kp2r डिवाइडेड बाय r⁴। ये घटाओ यार, घटाओ मतलब काटो, तो आपको पता चलेगा। 2 को तो आगे ले जाते हैं, Kp डिवाइडेड बाय r⁵। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है मतलब समझ में आ रहा है। तो ये परिणामी विद्युत क्षेत्र वास्तविकता में या न्यूमेरिकली हम जिस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं वो आदर्श के लिए होने वाला है। आदर्श के लिए होने वाला है तो ये वाला फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे, 2Kp डिवाइडेड बाय r⁵, जिसे NCERT ऐसा भी लिख सकती है, 2K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ऐसा का ऐसा डिवाइडेड बाय क्या, r⁵। डन है। अपन ये याद रखेंगे, 2Kp डिवाइडेड बाय r³ तरीके से याद रख लीजिएगा। अक्षीय पर या अक्ष पर कितना, 2Kp डिवाइडेड बाय r⁵। ठीक है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो मैं आपको बता देता हूं इसे सदिश रूप में कैसे लिखेंगे। तो थोड़ा गौर कीजिएगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, यहां पे 2 सदिश राशियां हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ER दिखाई दे रही है, इस तरफ भाग रहा है, और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वो भी इस तरफ है। दोनों की दिशा क्या है, समान है। क्या है, समान है। तो अगर मैं इसे सदिश रूप में लिखता, किस में लिखता, सदिश रूप में। यहां पे अक्ष लिखा है भाई, अगर मैं इसे सदिश रूप में लिखता तो मैं लिखता 2Kp सदिश, P की दिशा में ही काम कर रहा है, डिवाइडेड बाय r⁵, ये लिखता। ठीक है, इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका है, इसका सदिश रूप का एक और तरीका है। क्या सदिश तरीका है, E अक्ष बराबर, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 2Kp डिवाइडेड बाय r⁵ तो लिख दिया, यहां पर प्लस का p कैप लिख देते हैं अपन। ये प्लस लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
जो P की दिशा है वही वास्तविकता में विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो ये लिखने का तरीका है, लेकिन सदिश रूप न्यूमेरिकल में काम नहीं आएगा। न्यूमेरिकल में तो यही काम आने वाला है। एग्जाम में जब तक पूछे नहीं कि भैया सदिश में व्यक्त करो, तब तक करना नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट जरूर रखना है कि अक्ष पर द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों क्या होती है, समान होती है। ये दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। उतार लो इस चीज को और मैं देख लेता हूं कि क्या ये रिकॉर्डिंग में आ रहा है। ओके, आ तो रहा है, कट टू कट आ रहा है। एक मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा दूंगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में थोड़ी लाइटिंग और करेंगे तो ये और वीडियो अच्छा बन जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। चलो आगे चलें, आगे देखते हैं। ऑल राइट, तो फाइनल में इसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। थोड़ा सा समराइज करते हैं ना। चलिए, तो क्या हो रहा है भैया, इस केस में जो आपके पास में विद्युत क्षेत्र आया, सदिश रूप में लिख रहे हैं, वो है 2kp सदिश डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये क्यूब है, या फिर 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब, ये परिमाण है, और यहां पर हमने उसे दिशा दे दी है। सिर्फ दिशा है, एकांक सदिश है ना, तो दिशा ही होगी। न्यूमेरिकल में जो हम यूज करेंगे, न्यूमेरिकल में वो होगा 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब, ठीक है। ये न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, ये आपकी बुक के न्यूमेरिकल में ये यूज होने वाला है। आपकी बुक में एग्जाम्पल है, अपन डायरेक्ट ये यूज करेंगे, काम खत्म करेंगे, ठीक है। ये बात तो k का मान आपको पता होना चाहिए, कितना, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये वैल्यू अपन निर्वात के लिए रखने वाले हैं। माध्यम होगा तो बात अलग है, लेकिन माध्यम वाला अभी कोई सवाल आपको देखने को मिलेगा नहीं, ठीक है। ये डन हुआ, क्लियर है ये बात। तो एक ध्यान में रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा समान होती है। ई व पी सदिश समान दिशा में होते हैं, ये ध्यान में रखना। ये वाला पॉइंट जो है वो नीट एग्जाम में है ना, मेरे हिसाब से पूछा जा चुका है, ये वाला पॉइंट पूछा जा चुका है, ठीक है। तो प्लीज ये अच्छे पॉइंट हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ओके। चलो अब आगे चलते हैं निरक्ष पर। ये उतार लो जल्दी से, ये एक समराइज पॉइंट है, या फिर उतारो तो पहले उतार चुके हैं अपन ना, लेकिन ये वाली लाइन लिख लीजिएगा कि दोनों समान दिशा में होते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास में है क्या बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास में है भाई साहब, अब अगर निरक्ष पर आ जाए, कहां पर आ जाए, निरक्ष पर आ जाए, निरक्ष पर, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र या विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन, क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पर विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। अब इक्वेटोरियल कौन सी होती है वो समझिएगा। डायग्राम वापस से इंपॉर्टेंट है, ये प्लस का आवेश, ये माइनस का आवेश, दोनों के बीच की दूरी 2a, दोनों के बीच की दूरी कितनी, 2a। तो मध्य बिंदु अगर मैं देखूं, ये O बिंदु मान लेता हूं, द्विध्रुव AB है। अभी आदर्श द्विध्रुवी याद रखिएगा, 2a शून्य के पास में जा रहा है, ये तो अक्षीय रेखा है ये वाली, और इस अक्षीय रेखा से 90 डिग्री बनाती हुई और बिल्कुल बीचों बीच से जाती हुई रेखा निरक्ष रेखा होती है। तो ये वाली रेखा निरक्ष है, ये भगवान करे ये सीधी बनी हो, ठीक है। मैंने ऊपर ही बना रहा हूँ, नीचे भी बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये वाला बिंदु की दूरी a, यहाँ से भी ये वाली दूरी कितनी a, ठीक है, ये काम में आने वाला है। फिर इस निरक्ष रेखा पर कोई बिंदु है P, यहाँ पर ये, इस P बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा गौर करो, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बताओ पहले तो, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी, A से B होगी या B से A होगी। इस केस में B से A, माइनस से प्लस की ओर, ध्यान में रखना। प्लस के आवेश के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र बताओ भाई, प्रतिकर्षित होगा क्या, ऐसा जाएगा,
प्लस का क्यू। अरे ऐसा जाएगा नहीं जाएगा मेरे को तो ये बताओ, है ना, प्रतिकर्षित करता हुआ प्लस क्यू, और माइनस का आवेश जो है वो आकर्षित करेगा टेस्ट चार्ज को, है ना, तो ये विद्युत क्षेत्र माइनस के क्यू के कारण। डन। फिर O बिंदु से इस P बिंदु की दूरी कितनी है, R है, ये दूरी A, ये दूरी R, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या देवताओं? तो समकोण त्रिभुज में कर्ण कितना होता है भाई साहब, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट, पाइथागोरस प्रमेय 7वीं में ही पढ़ा देते हैं, है ना। तो अगर मैं देखूं तो ये वास्तविकता में ये जो दूरी है, अगर मैं दूरी की बात करूं तो ये दूरी जो है वो है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और उसका अंडर रूट, और अंडर रूट को क्या घात 1/2 लिखा जा सकता है क्या? लिखा जा सकता है ना देवताओं, तो ये ध्यान में रखना। और अगर ये इतनी है तो क्या ये भी इतनी है? अरे है। तो चलो ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि मेरे को दोनों विद्युत क्षेत्र निकालने हैं यार, दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो थोड़ा गौर करना, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर है। इस वाले त्रिभुज में, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये वाली दूरी कॉमन, ये वाली कॉमन है, ये वाली बराबर है, और दोनों में समकोण त्रिभुज आ रहा है भाई साहब, एक कोण और दो भुजाएं। और वास्तविकता में ये समकोण और कर्ण वाला है ना, वो वाला जो थ्योरम था, कौन सा था भैया? समकोण त्रिभुज और भुजा, एक भुजा बराबर होती है तो फिर हम क्या बोलते हैं, वो क्या होता है, अरे यार अब ये इसको बोलो, कॉन्ग्रुएंट को क्या बोलते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज, ठीक है। कौन सा? सर्वांग सम त्रिभुज होगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो ये सर्वांगसम त्रिभुज हुआ। अगर सर्वांगसम है तो भाई साहब जितना कोण ये है उतना का उतना कोण ये भी होगा, ये थीटा तो ये भी थीटा। क्लियर? चलो अब थोड़ा समझना, ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल में मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, पैरेलल मतलब समांतर में, ये लाइन ड्रॉ करिए, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप, ऐसा, ठीक है। तो अगर ये कोण थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला कोण भी थीटा ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये प्रतिच्छेदी की तरह काम कर रही है। संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक तरफ बनने वाले कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर अगर ये कोण थीटा है तो डेफिनेटली ये वाला कोण थीटा ही होगा, एकांतर कोण है, अल्टरनेटिंग एंगल्स। डन हुआ। अब सोचना, एक विद्युत क्षेत्र इधर, एक विद्युत क्षेत्र इधर, और इन दोनों के बीच में 2 थीटा कोण है। तो अगर मैं देखूं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा, अगर मैं नॉर्मल लगाता तो मेरे को पता चलता कि E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा। हाँ, तो मैं यहां पर बोलता E प्लस के क्यू का स्क्वायर प्लस E माइनस के क्यू का स्क्वायर प्लस 2 ये और कॉस थीटा की जगह इन दोनों के बीच का कोण 2 थीटा है, तो मैं यहाँ पे 2 थीटा रखता। और ये बिल्कुल सही है भाई साहब, कोई रोक नहीं सकता इसको, कोई नहीं रोक सकता। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड। मेरे को इन दोनों का मान पता होना चाहिए, इन दोनों का मान पता होना चाहिए, मेरे को ये कोण भी पता होना चाहिए, तो आसानी से हम ये काम कर सकते हैं, कोई रोक ही नहीं सकता, ये काम करेगा ही करेगा। ये तो सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। अगर मैं इसका और कोई अल्टरनेट मेथड देखना चाहूं तो क्या मैं देख सकता हूं? तो हमारे पास में आंसर है हाँ, वो भी देखा जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है वो समझिए। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, और अगर सदिश राशि है ना बच्चों, तो सदिश राशि का क्या होता है? घटक भी होते हैं। क्या होता है? घटक होते हैं। तो तोड़ लो यार, ये वाला इसका थीटा से जुड़ा हुआ घटक, थीटा से जुड़ा हुआ घटक हमेशा कोस का होता है, हमेशा कोस का, तो ये होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा। और दूसरा जो लंबवत घटक होता है वो होगा E प्लस क्यू साइन थीटा। उम्मीद करता हूं ये दिखाई दे रहा हो, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, साइन थीटा दिखाई दे रहा है, चलो ठीक है ना। ठीक है, प्लस का क्यू साइन थीटा। ऐसे ही अगर ये विद्युत क्षेत्र इधर काम कर रहा है तो इसका थीटा से जुड़ा हुआ घटक E माइनस क्यू कॉस थीटा, ये माइनस है भाई साहब यहां बच्चों, यहां माइनस क्यू है, ठीक है। और इसका ये जो लंबवत घटक है
इसका घटक तो नीचे की तरफ ही जाएगा, ये नीचे की तरफ है तो इसका घटक भी नीचे की तरफ जाएगा। ई माइनस क्यू साइन थीटा, थोड़ा गौर करना, प्लस क्यू साइन थीटा और माइनस क्यू साइन थीटा वाला जो विद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। अगर ये दोनों गलती से परिमाण में समान है, मान लो कि ये 2 वोल्ट मीटर का है और ये भी 2 वोल्ट मीटर का है, तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में एक इधर काम कर रहा है, एक इधर बीच में रह जाएगा भाई साहब। ठीक है, तो ये वाले तो एक दूसरे को निरस्त कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड, बशर्ते ये दोनों बराबर हो। ठीक है, अगर बराबर है तो, और ये दोनों एक दिशा में है, प्लस क्यू कॉस थीटा और माइनस क्यू कॉस थीटा, ई लगा करके ना। ठीक है, ये दोनों एक ही दिशा में, अगर एक ही दिशा में तो जुड़ेंगे और ये विपरीत दिशा में तो घटेंगे। क्लियर है ये बात? तो ये तो क्लियर है। चलो अब हमें क्या सिद्ध करना है जो कि वास्तविकता में होता है। हम ये देखते हैं बच्चों कि ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये और ये दोनों परिमाण में समान होती है। परिमाण में समान है तो डेफिनेटली एक दूसरे को काटेंगे। क्यों काटेंगे वो बताता हूँ। ये ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू परिमाण में समान है। अभी देख लेंगे अपन कैसे आता है। पता चला यहाँ से तो ये दोनों जुड़ेंगे और ये एक दूसरे को घटाएंगे। ठीक है, ओके। चलो रामायण देखो, जल्दी से थ्योरी लिखो। थ्योरी क्या लिखोगे? थ्योरी लिखोगे ये वाली चीज़, माना ए बी एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव है जिसके दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है तथा द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a है। इसके मध्य बिंदु, वो ये तो वैसा का वैसा, अब यहाँ पर देखो, इसके मध्य बिंदु O से विद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। सेम वैसा का वैसा, जहां अक्षीय रेखा है वहां निरक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा को विषुवतीय तल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देखो काम करते हैं, क्या होगा भाई देवताओं। तो हमने लिखा प्लस के क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। मैथमेटिक्स मत छोड़ना यार, मैथमेटिक्स बहुत काम में आएगी और फॉर्मूला तो काम में आते ही आते हैं। क्या होगा? के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, प्लस के क्यू आवेश की दूरी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर 1/2 लगा हुआ था, दूरी तो ये थी, और इसका क्या वर्ग। वर्ग करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं क्या इसे ऐसा लिख सकता हूं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताओ भाई, हाँ रूट तो हट ही जाएगा ना वर्ग करोगे तो। अरे ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है। चलो फिर माइनस के क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा? ई माइनस क्यू। के आवेश का परिमाण तो क्यू है, दूरी देखो इसकी भी दूरी वही है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात 1/2 या अंडर रूट, और वर्ग करोगे तो यही आएगा। बताओ भाई दोनों परिमाण में समान है या नहीं है? अगर ये दोनों समान है तो इनका साइन थीटा का कंपोनेंट भी समान होगा, इनके कोस थीटा का कंपोनेंट भी, घटक भी समान होगा। ये दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे को निरस्त करेंगे। अतः अब ये समीकरण नंबर 1 और 2 बना दो। अतः समझिए, अतः ए प्लस क्यू साइन थीटा व ए माइनस क्यू साइन थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त करते हैं। क्या करते हैं? निरस्त, कैंसिल आउट, डन। ठीक है, वह परिणामी विद्युत क्षेत्र, वह परिणामी
विद्युत क्षेत्र। अब देखो परिणामी विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के जोड़ से ही पता चलेगा। चलो तो इन दोनों को जोड़ दो भैया। तो हमने लिखा ई रिजल्टेंट बराबर क्या होगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। और गौर करो इसी की दिशा में जाना चाहिए। अगर इसी की दिशा में जाना चाहिए तो थोड़ा सा दिशा का भी ज्ञान ले लो। P की दिशा माइनस से प्लस की ओर, P मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा ये, दोनों समान दिशा में या विपरीत में, विपरीत में है। ये ध्यान में रखना भाई इस केस में, ठीक है। चलो फिर ये दोनों परिमाण में बराबर है भाई साहब, तो मैं इसकी जगह भी प्लस का क्यू लिख सकता हूं। तो हमने लिखा ई प्लस का क्यू कॉस थीटा प्लस ई प्लस का क्यू कॉस थीटा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 प्लस का ई क्यू कॉस थीटा, ऐसा होगा। ई प्लस का क्यू कॉस थीटा, ये मान तो पता है मेरे को, ये कॉस थीटा का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्या यार। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार ए कर्ण, डन है। इस वाले त्रिभुज में लिख लो रे यार, यहां पर कॉस थीटा बराबर कौन सा त्रिभुज, POA, त्रिभुज POA में, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार जो कि है A बटा कर्ण जो कि है R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की घात 1/2, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो वैल्यू पुट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये कुछ ऐसा होगा, 2 इसकी वैल्यू KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। फिर कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू है A डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसको एक बार के लिए हटा देते हैं और यहाँ पर 1/2, ये 1/2 है भाई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा देता हूँ। थोड़ा गौर करो, इस 2 को इधर ले जा सकता हूँ क्या, लेकर के जाओ। तो ये हो जाएगा KQ ऐसा का ऐसा, और ये 2 है, सिर्फ आपकी सुविधा के लिए। यहाँ पर इसकी घात 1 है और यहाँ घात आधी है, 1 और आधी मिलकर के 1.5 हो जाएगी, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। और 1.5 को क्या लिखते हैं रे, 3/2 लिखते हैं, नहीं लिखते। 1 में आधा जोड़ लो, 1.5 आएगा, 3/2 ही आएगा, ठीक है। ये है आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र, और ये बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसकी जगह P लिख सकते हो। बताओ भाई द्विध्रुव आघूर्ण है या नहीं है, Q × 2A द्विध्रुव आघूर्ण, ये आपका आंसर आ चुका है भाई। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, अभी तक कुछ भी नगण्य नहीं बना है। तो बिल्कुल परम सत्य तो ये है, परम सत्य तो ये है। लेकिन हम हमारा द्विध्रुव कौन सा लेकर के चलेंगे रे, कौन सा, कौन सा, आदर्श। तो हमने लिखा आदर्श विद्युत द्विध्रुव हेतु, आदर्श विद्युत द्विध्रुव हेतु क्या होता है भाई, आदर्श के लिए A स्क्वायर को हमेशा हटाते हैं। हम बोलते हैं कि A का मान बहुत कम है, किसकी तुलना में, R की तुलना में। इसलिए A स्क्वायर को क्या मानो भैया, नगण्य मानो। क्या मानो, नगण्य मानने पर लिख दीजिएगा। तो A स्क्वायर की रामायण को हटाओ, अगले स्टेप से A स्क्वायर की रामायण को हटा लो जल्दी से। और मैं ये देख लेता हूं कि क्या ये, नहीं आगे तो नहीं आएगा, तो प्लीज एक बार के लिए इतना काम कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जल्दी से लो। डन हुआ, हाँ ओके, काम करें। चलो तो नगण्य मान लिया, नगण्य मान लिया तो क्या होगा, देखो मैथमेटिक्स को फॉलो करोगे ना और शुरुआती फॉर्मूलाज को फॉलो करोगे तो मेरे हिसाब से डेरिवेशन करने में कहीं कोई इशू नहीं आएगा। देखो भाई ई रिजल्टेंट बराबर होगा KP डिवाइडेड बाय, गौर करना, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर ही रहेगा और इसकी घात कितनी, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा KP डिवाइडेड बाय R³ ये विद्युत क्षेत्र है निरक्ष पर। कहाँ पर, निरक्ष पर, निरक्ष लिख देता हूं मैं यहाँ पर। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण होता है KP डिवाइडेड बाय R³, KP डिवाइडेड बाय R³, ये निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र है, इतना डन, क्लियर। अब देखो अगर मैं सदिश में देखता हूं, अब सदिश में आओ, P की दिशा माइनस से प्लस बताया था ना, माइनस से प्लस,
और परिणामी विद्युत क्षेत्र ऐसा, दोनों की दिशा विपरीत है। अगर विपरीत है तो दो तरीके हैं, ये नहीं दिखाई देगा आपको। विपरीत है तो दो तरीके हैं, क्या वो देखो। तो हमने लिखा ई निरक्ष, ये भी नहीं दिखाई देगा। एक बार के लिए बच्चों प्लीज देखिएगा, शायद दिखाई दे ही जाए। ई निरक्ष वो भी सदिश रूप में है ना, क्या होगा, विपरीत दिशा है ना, के पी सदिश लगाएं और यहां पर आर क्यूब और ये माइनस लगा दीजिएगा। क्या लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। माइनस लगाओगे तो पता चलेगा कि दोनों विपरीत दिशा में। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ई निरक्ष बराबर होगा के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, परिमाण लिख दो, और पी कैप द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है इसलिए माइनस का पी कैप लगा दो। ये भी आप कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। सदिश तभी करें जब एग्जाम में पूछे, सदिश वाला फॉर्मेट तभी लिखें जब एग्जाम में पूछे। अगर नहीं पूछ रहा है तो अपना काम यहां पर ही खत्म है, केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। बताओ भाई ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, चलिए डन, ओके। तो इतना मेरे हिसाब से इनफ है आज के लिए। तो हमें यह पता होना चाहिए कि निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है, निरक्ष पर, कहां पर, निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वह द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में, और अक्ष पर जो होता है वह उसी दिशा में होता है। डन हुआ इतना, यह हटा देता हूं। अब एक बार के लिए इसको थोड़ा सा समराइज कर लेता हूं, थोड़ा सा इस चीज को समराइज कर लेते हैं। इसको थोड़ा समराइज करते हैं। समराइज कैसे करेंगे भैया, हमें पता है अक्ष पर, अब मैं सिर्फ और सिर्फ परिमाण की बात कर रहा हूं, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र है के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब और यहां पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र है, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र है के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, है ना। यहां पर ई और P समान दिशा में है, और यहां पर E और P विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा लिख देते हैं, ठीक है। ये गौर किया, इतना है। अगर मैं इन दोनों का अनुपात देखता हूं, अक्ष और निरक्ष का, अगर R की वैल्यू दोनों के लिए समान है तो सब कुछ कट रहा है, 2:1 आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा, ऐसा ही है। अक्ष पर दुगना होता है, निरक्ष पर क्या होता है, कम होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रख लो, गांठ बांध दो इस चीज को, तो ठीक है ये बात तो। हाँ चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब इसके बाद में एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये पूछ लेता है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र किन किन चीजों पर निर्भर करता है, किन किन चीजों पर निर्भर करता है। वापस से टॉपिक क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र किन किन चीजों पर निर्भर करता है। निर्भरता देखिएगा, तो अगर आप दोनों पॉइंट को तरीके से देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये दूरी पर निर्भर कर रहा है ना, दूरी पर। तो हम लिखेंगे दूरी r पर, दूरी r पर निर्भर करता है। और दोनों ही केस के अंदर ये कुछ ऐसा है यार, दोनों ही केस में आर क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है, ये आप बता करके आए। दूसरा, द्विध्रुव आघूर्ण पर, द्विध्रुव आघूर्ण पर P का परिमाण ज्यादा होगा तो विद्युत क्षेत्र भी ज्यादा होगा, P का परिमाण कम होगा तो विद्युत क्षेत्र भी कम होगा।
तीसरा और इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन मैं नेक्स्ट में करवा दूंगा, वो डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। पहला वापस से बता रहा हूं, ये वाला डेरिवेशन, तीसरे का डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि ये 1.5 घंटे का वीडियो चला गया है और इतना शायद आप देखेंगे नहीं, ठीक है, तो नेक्स्ट में आ जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इस वाली लाइन को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि भाई साहब ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता है यार, ऐसा ही होता है, ठीक है। ये क्या चीज़ है वो समझिए। ये कुछ ऐसा है कि ये आर स्थिति सदिश, आर मतलब आर सदिश तथा द्विध्रुव आघूर्ण पी के मध्य कोण पर, के मध्य कोण पर, इन दोनों के बीच में जो कोण होता है ना भाई साहब, उस पर भी निर्भर करता है, उस पर भी निर्भर करता है। ये कुछ ऐसा है, किसी भी रैंडम बिंदु पर, अभी तक आपने कहां कहां कैलकुलेट किया वो समझिए। आपका विद्युत द्विध्रुव ये वाला, ये प्लस मान लो, ये माइनस मान लो, आपने एक तो इस बिंदु पर, इधर ले लेते हैं, ये तो आएगा नहीं, आपने एक तो इस बिंदु पर, इस वाले पी बिंदु पर कैलकुलेट किया है ना, और आपने एक इस बिंदु पर कैलकुलेट किया है। अरे पी बिंदु की लोकेशन ये दो ही ली, इसके अलावा और कुछ नहीं ली, जबकि आपका आवेश ये है और द्विध्रुव आघूर्ण इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये पी बिंदु की लोकेशन है, ठीक। अब भाई साहब एक बार दूरी आप ये ले रहे हो, एक बार दूरी आप ये ले रहे हो, लेकिन ये वाला पी बिंदु तो देवताओं यहां पर भी तो हो सकता था, तब क्या कर लेते, तब क्या कर लेते, तो हम बोलते कि आर फिर आपका ये होता है या नहीं है, आर आपका ये है, आपका द्विध्रुव आघूर्ण इस तरफ काम कर रहा है, हाँ, दोनों के बीच का कोण या तो यहां बन रहा हो, माइनस से प्लस की ओर लूंगा, और अगर मैं माइनस का क्यू इधर ले लूं और प्लस का क्यू इधर लूं तो फिर कोण इधर लूंगा, है ना, लेकिन यहां पर कोई ना कोई कोण तो बनेगा थीटा, हाँ, उस थीटा कोण पर भी निर्भर करेगा, उस थीटा कोण पर भी निर्भर करता है। किस तरीके से, तो ये शायद कुछ बच्चों को जो हायर स्टडीज कर रहे हों उनको पता है, अदरवाइज इस फॉर्मूले का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वापस से बताता हूँ, इस फॉर्मूले की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। केपी डिवाइडेड बाय आर क्यूब रूट में आता है 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, उस बिंदु पर जहां थीटा ये वाला कोण है ना, तो ये 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 रूट के अंदर आता है, तो ये थीटा पे निर्भर कर रहा है नहीं कर रहा है। अब आप गौर करो, क्या इस वाले फॉर्मूला से हमारे ये दोनों वाले फॉर्मूला आ रहे हैं, आ रहे हैं यार, कैसे आ रहे हैं वो समझिए। अक्षीय रेखा पर देखो यार, अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर पी भी इधर है, अरे ये तो दिखाई दे रहा है ना तुम्हें, तो अक्षीय रेखा पर पी इधर है और ये वाला पी बिंदु भी इधर चला गया है ना, तो अब गौर करो कि थीटा की वैल्यू आ रही है 0 डिग्री, अक्षीय रेखा के लिए कितनी आ रही है, वास्तविकता में 0 डिग्री आ रही है, या 180 आ रही होगी, या फिर 180 आ रही होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकती। तो अगर मैं cos 0 रखता हूं तो cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, तो यहां पर 1 इंटू 3, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट लिया 2, 2 kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब, दिखाई दे रहा है। अक्ष पर थीटा का वैल्यू 0 रख लो या 180 रख लो, 180 रखोगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा तो क्या करोगे, माइनस के 1 का वर्ग, वापस से 1 आएगा, वापस से वो आएगा नहीं आएगा। निरक्ष देखो, निरक्ष पे थीटा का वैल्यू जाएगा 90, ये निरक्ष पे थीटा का वैल्यू जाएगा 90, 90 रखोगे तो कोस 90 की वैल्यू 0, तो भाई साहब ये 0 तो ये भी 0, रूट में 1 रहा, रूट का 1 तो 1 ही होता है, केपी डिवाइडेड बाय आर, इसका मतलब है ये थीटा पे निर्भर करता है। ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जो आपके पास में शायद आज ही आ जाए रात तक, उसे देखना चाहें समझना चाहें तो समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर ये फॉर्मूला याद रखे तो रख लीजिएगा। इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। कोई बोले ना कि भाई साहब नीट के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ना भगवान, नहीं है, फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, ठीक है। चलो, लेकिन ये चीज याद रखने लायक है, स्थिति सदिश आर और पी के मध्य का कोण, ये ध्यान में रखना, इस पर भी कोण पर भी निर्भर करता है। बस इस वाली लाइन को समझाने के लिए मेरे को ये वाला डेरिवेशन करना पड़ेगा, जो मैं वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखिएगा 3 चीजों के ऊपर निर्भर करता है, एक दूरी पर, एक द्विध्रुव आघूर्ण पर, और एक द्विध्रुव आघूर्ण और आर के मध्य बने
कोण पर निर्भर करता है। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद रखना है तो प्लीज़ याद रख लीजिएगा, नहीं याद रखना चाहें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेट बोर्ड में तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीबीएसई वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम के, हालांकि ऐसा कोई बच्चा होता नहीं है सीबीएसई का हिंदी मीडियम का, लेकिन अगर वो चाहें तो नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए उम्मीद करता हूँ ये चीज़ मोर देन इनफ है ना। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। और भी कुछ आपको चाहिए प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।